हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल देख लिया होगा, तो आज ब्लॉग होने वाला है हमारा कैंची धाम का। तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक ऐसी जगह जहाँ आते ही मन को मिलती है शांति, जहाँ हवा में भक्ति है और जहाँ हर कोना बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा से भरा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कैंची धाम नीम करोली बाबा आश्रम की। तो दोस्तों, अपने ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जानते हैं कैंची धाम आश्रम के बारे में, और उससे पहले जानते हैं नीम करोली बाबा के चमत्कारों के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक चमत्कारी कहानी को। दोस्तों, क्या आपको पता है आज से लगभग 50 साल पहले हमारे देश में एक ऐसे बाबा हुए जिन्हें भक्त हनुमान जी का अवतार मानते हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स और फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, इन दोनों की सफलता का राज भी इन्हीं बाबा से जुड़ा है कि कैसे बाबा ने फेसबुक को बंद होने से बचाया। आखिर कौन थे वह साधारण से दिखने वाले बाबा जिनके चर्चे केवल देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी है? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कैंची धाम के संत नीम करोली बाबा की। आज की इस वीडियो में हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसने विज्ञान को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कैसे एक बाबा ने अपनी शक्तियों से पूरी ट्रेन को रोक दिया, कैसे हजारों मील दूर बैठे हुए उन्होंने बॉर्डर पर लड़ रहे एक सैनिक को गोली लगने से बचा लिया। आखिर क्या है बुलेट प्रूफ जैकेट की कहानी, और क्या सच में उनके पास समय को रोकने की शक्ति थी? क्योंकि हमें बहुत सी प्रमाण और कहानियां ऐसे मिलती है जो बताती है कि बाबा एक ही समय पर दो जगह मौजूद होते थे। आखिर यह कैसे संभव है, और क्या है कैंची धाम का रहस्य? क्यों आज भी यहाँ लाखों की तादाद में भक्त आते हैं? और हम इन्हीं सब रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, बताएंगे नीम करोली बाबा की असली कहानी कि कैसे एक साधारण से बालक से वे बने नीम करोली बाबा, और कैसे वो लोगों के मन को पढ़ लेते थे, और क्यों विदेशों से बड़े बड़े लोग उनके दर्शन के लिए आते थे। और सबसे बड़ा सवाल कि क्यों उन्हें हनुमान जी का अवतार कहा जाता है, इसके पीछे क्या रहस्य है? जब मैं आपको इनकी सच्चाई बताऊंगा तो आप भी चौंक जाएंगे। तो चलिए मित्रों, जानते हैं नीम करोली बाबा का रहस्य। बात है 2007 से 2008 के बीच की। उस वक्त फेसबुक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था। याहू और दूसरी बड़ी कंपनियां फेसबुक को खरीदना चाहती थी, और फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग फेसबुक को बेचने ही वाले थे। तभी उन्हें स्टीव जॉब्स ने कहा, तुम्हें एक बार भारत के उसी मंदिर में जाना चाहिए जहां मैं गया था। जिसके बाद मार्क जुकरबर्ग कैंची धाम आए और वहां कुछ समय बिताया। जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को बेचने का सवाल छोड़ दिया, और आज फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। ठीक वैसे ही स्टीव जॉब्स, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी एप्पल के फाउंडर हैं, वह भी 1974 में नीम करोली बाबा से मिलने कैंची धाम आए थे। पर वहां उन्हें पता चला कि बाबा ने तो पिछले साल ही देह त्याग दी, परंतु फिर भी कैंची धाम की ऊर्जा ने उन्हें बदल दिया। ऐसे और भी कई मॉडर्न कंपनियां और कहानियां हैं
जो हमें कैंची धाम के चमत्कारों के बारे में बताती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा चमत्कारी थे यहाँ के बाबा यानी कि नीम करोली बाबा। उन्हें भक्त हनुमान जी का अवतार बताते हैं। माना जाता है कि उन्हें 13 साल तक एक गुफा में तपस्या की और फिर उन्हें जो मिला वह चौंकाने वाला था। दोस्तों, लेकिन उसकी बात हम आगे करेंगे। उससे पहले आपको बाबा से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी बताता हूँ। बात है 1971 की। तब बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। उसी वक्त नीम करोली बाबा दिल्ली में बिरला मंदिर में ठहरे हुए थे। तभी एक बांग्लादेशी वहाँ पहुँचा। वह बाबा से कुछ पूछना चाहता था पर संकोच कर रहा था। तब बाबा ने उसके कहे बिना उसे देखा और कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई जल्दी ही रिहा कर दिया जाएगा और तुम्हारा राजा बनेगा। यह सुनकर वह आदमी चौंक गया कि बाबा को उसके मन की बात कैसे पता चली। साथ ही वह यह भी सोचने लगा कि उसका भाई तो पाकिस्तान की जेल में बंद है और उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई है। उसके इतना सोचते ही बाबा ने कहा, अरे तुम अभी तक बैठे हो, जाओ और जाकर अपने भाई के आने की तैयारी करो। इतना कहते ही वह आदमी वहाँ से चले गए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह आदमी कौन था जिसका भाई पाकिस्तान की जेल में बंद था। तो मित्रों, वह आदमी था बांग्लादेश का पहला राष्ट्रपति शेख मुजीब उर रहमान, और जो बाबा से मिलने आया था वह था शेख मुजीब उर रहमान का छोटा भाई। यह किस्सा हमें बताता है कि बाबा त्रिकालदर्शी थे, यानी भूतकाल और भविष्यकाल दोनों देख सकते थे। परंतु उनकी कहानियाँ यहीं समाप्त नहीं होती। माना जाता है कि वे एक ही समय में 2 स्थानों पर मौजूद रह सकते थे, साथ ही वह मन पढ़ सकते थे। आखिर वे ऐसा कैसे करते थे और कैसे हुई कैंची धाम की स्थापना, और आप भी जानकर चौंक जाएंगे कि किस चमत्कारी ढंग से बाबा ने हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया, और सबसे खास बुलेट प्रूफ जैकेट की कहानी। लेकिन इन सब को जानने से पहले हम आपको नीम करोली बाबा को अच्छे से जान लेते हैं कि कैसे एक साधारण सा बालक लक्ष्मण दास बन गया नीम करोली बाबा। यह बात है साल 1900 के आसपास की। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में अकबरपुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म होता है जिसका नाम रखा गया लक्ष्मण दास शर्मा। और जैसे ही उस जमाने में होता था कि कम उम्र में ही लड़के की शादी कराई जाती थी, लक्ष्मण दास के साथ भी वैसा ही हुआ। मात्र 11 वर्ष की आयु में उनका विवाह कर दिया गया। पर उनका मन कभी भी घर गृहस्थी में नहीं लगता था। उनका मन तो केवल हनुमान जी की भक्ति में लगता था, जिसके कारण शादी के बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और साधु संतों की तरह जीने लगे। और माना जाता है कि 17 साल की उम्र में उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान मिल चुका था। लेकिन पिता के विनती पर वे वापस घर लौट आए और गृहस्थ जीवन बिताने लगे। और इस दौरान उन्हें 2 बेटे और 1 बेटी हुई। पर जिसका मन हनुमान में लगा हुआ था वो कहाँ यह घर गृहस्थी जीवन बिता पाते। इसलिए साल 1958 में उन्होंने फिर अपना घर छोड़ दिया। तो मित्रों, यह तो हो गई लक्ष्मण दास की कहानी। तो चलिए अब उस प्रसिद्ध और रोचक घटना के बारे में जानते हैं जिसने लक्ष्मण दास को बना दिया नीम करोली बाबा। यह कहानी हमें बताई थी रिचर्ड अल्बर्ट ने, जिन्हें बाबा ने रामदास नाम दिया था। उनके अनुसार एक बार की बात है, बाबा ट्रेन में सवार होकर कहीं जा रहे थे पर उनके पास टिकट नहीं था। इस पर टीटीआई ने उन्हें ट्रेन से उतार दिया। बाबा को जबरन उतारने के बाद मानो ट्रेन ने चलने से मना कर दिया। ड्राइवर की लाख कोशिश के बावजूद ट्रेन नहीं चल रही थी। इसके बाद पूरी ट्रेन की जांच पड़ताल हुई पर कोई गड़बड़ी नहीं मिली, परंतु फिर भी ट्रेन चलने का नाम नहीं ले रही थी। तब ट्रेन में बैठे एक आदमी ने सुझाव दिया, जिस बाबा को इस ट्रेन से जबरन उतारा गया है उन्हें वापस बैठा लिया जाए तो शायद यह ट्रेन चल पड़े। माना जाता है कि तब सबकी विनती पर बाबा ट्रेन में चढ़ने के लिए मान गए, पर उन्होंने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त तो यह थी कि रेलवे कर्मचारी आगे से सभी साधु संतों का सम्मान करेगी, और दूसरी यह थी कि इसी जगह पर यानी कि जहां ट्रेन रुकी है वहां एक रेलवे स्टेशन का निर्माण कराया जाए। उस समय रेलवे के अफसरों ने उनकी बात मान ली और बाबा का वापस ट्रेन में चढ़ा लिया, जिसके बाद मानो जादू सा हुआ और ट्रेन चल पड़ी। उस समय बाबा ने मजाक में कहा
था कि भला मेरे चढ़ने से यह ट्रेन कैसे चल पड़ी। वैसे मित्रों, जहां यह ट्रेन रुकी वह जगह थी उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव की। उस गांव का नाम था नीम करौली और तब से ही बाबा लक्ष्मण दास को नीम करौली बाबा कहा जाने लगा। माना जाता है कि बाबा को लोगों के दुखों का पहले से ही ज्ञान था। उन्हें पता था कि नीम करौली गांव के आसपास एक भी स्टेशन नहीं है, जिसके कारण लोगों को कई किलोमीटर दूर पैदल चलना पड़ता था और इसी कारण बाबा ने यह सब खेल रचा। तो मित्रों, यह इस तरह लक्ष्मण दास बन गए एक नीम करौली बाबा। बाबा की श्रद्धा केवल हनुमान जी में थी और लोगों का मानना है कि वही हनुमान जी के अवतार थे। अब यह बात कितनी सच है यह तो नहीं पता, पर कुछ लोग यह भी दावा करते हैं कि उनकी परछाई में उन्हें कभी कभी पूंछ सा दिखाई देता था, पर बाबा ने कभी यह बातें स्वीकार नहीं की। यहाँ तक कि जब भी कोई उनके पैर छूने आता था वे मना कर देते थे और कहते थे, छूने हैं तो हनुमान जी के पाँव छुओ, मैं तो बस उनका एक साधारण सा भक्त हूँ। नीम करौली बाबा की इसी सादगी को देखकर लोग उनके दीवाने हो जाते थे। तो चलिए अब हम जानते हैं कि उन कड़ियों को जो हनुमान जी और नीम करौली बाबा को जोड़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। बाबा नीम करौली हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे और माना जाता कि उन्होंने उनके लिए 13 साल तक एक गुफा में तपस्या भी की थी, जिसके बाद उन्हें हनुमान जी की तरह ही कुछ सिद्धियां प्राप्त हुई। इन सिद्धियों के बल पर ही एक ही टाइम में से अधिक जगह वह उपस्थित हो सकते थे। वह अपनी हाइट घटा या बढ़ा सकते थे, भविष्य देख सकते थे और लोगों के माइंड को पढ़ सकते थे। परंतु नीम करौली बाबा ने कभी यह बातें स्वीकार नहीं की, लेकिन उनकी कहानियाँ इतनी मशहूर है कि इन्हें झुटलाया भी नहीं जा सकता। तो चलिए हम उन्हीं कुछ कहानियों को जानते हैं। एक समय नीम करौली बाबा अपनी दाढ़ी बनवाने नाई के पास गए थे। उस समय वह नाई काफ़ी दुखी था। बाबा ने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम क्यों दुखी हो? तब नाई ने दुख भरे स्वर में कहा, बाबा मेरा बेटा 3 दिनों से घर नहीं आया है। वह काम की तलाश में गया था और अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं है। हम सब जगह ढूंढ लिया है पर उसका कहीं पता नहीं चला। इतना सुनते ही बाबा वहाँ से उठकर चले गए। नाई आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि उनकी दाढ़ी अभी पूरी बनी नहीं थी। उनके दाढ़ी पर अभी भी साबुन के झाग लगे हुए थे। पर फिर 2 मिनट बाद बाबा वापस आ गए और अपनी दाढ़ी बनवाई। इसके बाद जब नाई अपने घर गया तो उनका बेटा घर वापस आ चुका था। यह देखकर वह खुश हो गया और पूछा कि कहाँ था इतने दिनों तक। तब उसके बेटे ने कहा कि पिताजी, मैं काम की तलाश में काफ़ी दूर निकल गया था और आखिर में देखा तो मेरे पास वापस लौटने के लिए पैसे नहीं थे। तभी एक बाबा आए, मोटी चादर ओढ़े हुए, जिनके दाढ़ी के बालों पर साबुन लगी थी। उन्होंने मुझे पैसे दिए और तुरंत घर जाने को कहा। नाई समझ गया था कि वह और कोई नहीं बल्कि नीम करौली बाबा ही थे, पर वह सोचकर भी हैरान था कि बाबा तो केवल 2 मिनट के लिए ही गए थे। आखिर इतने कम समय में इतनी लंबी दूरी कैसे तय की जा सकती है? वैसे दोस्तों, आप भगवान में मानो या ना मानो, हमारे पुराणों में मानो या ना मानो, पर नीम करौली बाबा की कहानियों को झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि इनकी कहानियाँ के कई लोग साक्षी बन चुके हैं। और उन्हीं में से सबसे प्रसिद्ध कहानी है ब्लड प्रूफ जैकेट या ब्लड प्रूफ चादर की कहानी। यह घटना है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट के फतेहगढ़ की। एक दिन नीम करौली बाबा एक घर में घुस जाते हैं जहां 2 बुजुर्ग पति पत्नी रहा करते थे। उन्होंने नीम करौली बाबा को जो भी रूखा सूखा था वह खाने के लिए दे दिया, जिसके बाद बाबा के सोने के लिए चारपाई का बंदोबस्त किया और उन्हें एक चादर दी, जिसके बाद बाबा सोने चले गए। हालांकि उन दोनों को यह अफसोस था कि वे बाबा के लिए कुछ खास नहीं कर पाए, जिसके बाद वे भी सोने चले गए। अचानक रात में बाबा के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी, मानो वह दर्द से कराह रहे हों। पति पत्नी में हिम्मत नहीं थी कि वे बाबा के पास जाकर पूछ सकें। फिर अगली सुबह बाबा जाने लगे और जाने से पहले वह कंबल मोड़ दिया और उन्हें कहा कि इसे गंगा में बहा देना और ध्यान रहे इसे खोलने की कोशिश मत करना। इतना कहकर बाबा वहाँ से चले गए, जिसके बाद बुजुर्ग पति पत्नी कंबल को लेकर गंगा की ओर चल पड़े। कंबल काफ़ी भारी था, मानो उसके अंदर लोहा रखा हो, पर बाबा के आदेश के चलते उन्होंने उसे खोलकर नहीं देखा और कंबल को गंगा में बहा दिया।
लेकिन यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असली कहानी तो अब शुरू होती है। समय बीतता गया और ठीक 1 महीने बाद उनका बेटा वापस आया और उसने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला था। दरअसल जब नीम करोली बाबा उनके घर आए थे उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और इंडिया अंग्रेज़ों का गुलाम था, जिसके कारण उस बुजुर्ग दंपति का बेटा उस समय बर्मा के बॉर्डर पर अंग्रेज़ों की तरफ से जापानियों के खिलाफ जंग लड़ रहा था। उसने खुलासा किया कि जंग के दौरान एक रात अचानक जापानियों ने ब्रिटिश सोल्जर पर अटैक कर दिया। अटैक इतना बड़ा कि ब्रिटिश आर्मी कम पड़ने लगी। सारी रात दोनों ओर से गोलियां चलती रही। उसे लगा कि अब वे कभी घर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जापानी सोल्जर काफ़ी ज़्यादा थे और ब्रिटिश सोल्जर कम और धीरे धीरे और भी कम होते जा रहे थे और वे जंग के बीचों बीच खड़ा था। पर अचानक चमत्कार होने लगा। सारी गोलियां उसके अगल बगल से निकलने लगी। दुश्मनों के एकदम पास होने के बावजूद उसे एक भी गोली नहीं लगी और सुबह होते होते ब्रिटिश आर्मी की रीइंफोर्समेंट आ गई और वह बच गया। यह सारी बात सुनकर बुजुर्ग दंपति को याद आया कि यह वही रात थी जब नीम करोली बाबा उनके घर आए थे। अब बुजुर्ग दंपति के सामने पूरा मामला साफ था। वे समझ गए थे कि उस चादर में कुछ नहीं बल्कि गोलियां थी जो उनके बेटे पर चल रही थी और बाबा उन्हें अपने अंदर ले रहे थे और दर्द से करा रहे थे। मित्रों, यह स्टोरी काफ़ी ज़्यादा फेमस है और आपको कई जगह सुनने को मिलेगी और ऐसे और भी स्टोरी हैं। वैसे बाबा की कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होगी, इसलिए चलिए अब जानते हैं कैंची धाम के बारे में, जो आज भी लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक तीर्थ स्थल है, जहाँ जाने से मन शुद्ध हो जाता है और लोग अपने आप को पहचान पाते हैं। कैंची धाम सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत फेमस है। यहाँ देश विदेश से हर साल लाखों लोग आते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कैंची धाम के निर्माण की कहानी। नैनीताल से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर बसा है कैंची धाम आश्रम। अब आप सोचेंगे कि इस आश्रम का नाम कैंची धाम क्यों है। दरअसल यहाँ एक मोड़ है जिसमें दो पहाड़ एक दूसरे को कैंची की तरह काटते हैं, जिस कारण इस जगह का नाम कैंची धाम रखा गया है। और आज के टाइम पर यहीं बाबा नीम करोली का आश्रम है। हर साल 15 जून को यहाँ एक बड़े मेले का आयोजन होता है जिसमें देश विदेश से भक्त हिस्सा लेते हैं। हम कैंची धाम आश्रम के बारे में भी डिटेल में जानेंगे, लेकिन उससे पहले यह जान लेते हैं कि इस आश्रम का निर्माण कैसे और कब हुआ। बात है साल 1940 के आसपास की। नीम करोली बाबा एक छोटी सी घाटी के पास जाकर बैठे और एक आदमी को उसके नाम से पुकारते हुए कहा, पूरन यहाँ आओ। यह सुनकर वह आदमी हैरान हो गया कि उन्हें उसका नाम कैसे पता है। बाबा उसकी हैरानी समझ गए और बोले, तुम चिंता मत करो, मैं तो तुम्हें कई जन्मों से जानता हूँ। चलो यह सब छोड़ो और मेरे लिए खाना लाओ, मुझे भूख लगी है। जिसके बाद पूरन जल्दी से अपने घर से बाबा के लिए खाना लेकर आता है। फिर बाबा बोलते हैं कि जाओ और 2-4 और आदमी को लेकर आओ। फिर बाबा उन्हें वहीं पास के जंगल में ले गए और एक पत्थर की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसे हटाओ, इसके पीछे एक गुफा है। यह बात सुनकर पूरन और उसके साथ आए लोग चौंक गए, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी जगह पर बिताया है, पर उन्होंने ना तो कभी ऐसी गुफा को देखा और ना ही उसके बारे में कभी सुना। लेकिन बाबा की आज्ञा थी तो माननी ही पड़ी। जिसके बाद थोड़ी खुदाई करके पत्थर को हटाया गया तो वहाँ सच में एक गुफा थी। जब पूरन और गांव वाले उस गुफा के अंदर जाते हैं तो फिर से चौंक जाते हैं, क्योंकि गुफा के अंदर ताजी यज्ञ सामग्री पड़ी हुई थी, मानो किसी ने अभी अभी यहाँ पे यज्ञ संपन्न किया हो। यह सब देखकर गांव वाले हैरान थे और तभी बाबा उनकी मन की बात समझ गए और बोले, ज़्यादा मत सोचो, यह कोई चमत्कार नहीं और ना ही मैं कोई चमत्कारी बाबा हूँ। यह स्थान हनुमान जी का है और अब वहीं यहाँ निवास करेंगे। दरअसल यह जगह सोमवारी बाबा की तपस्थली थी, लेकिन अब बाबा के आदेश पर गांव वालों ने नदी से जल लाकर उस जगह को साफ किया और हनुमान जी की एक प्रतिमा वहां विराजमान की गई। धीरे धीरे यह जगह गांव वालों के बीच में फेमस होने लगी और फिर आज तो इसे पूरी दुनिया में कैंची धाम के नाम से जाना जाता है। आज कैंची धाम शांति की तलाश कर रहे लोगों के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं माना जाता है। मूर्ति विराजमान करने के लगभग 22 साल बाद बाबा के ही आदेश पर यहाँ आश्रम का निर्माण किया गया।
अब आश्रम कई मंदिरों से घिरा हुआ है, जिसमें हनुमान जी का मंदिर और कैंची मंदिर भी शामिल है। यहाँ आने वाले लोगों के लिए रहने की सुविधा भी होती है, क्योंकि बाबा मानते हैं कि लोगों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। साथ ही यहाँ हर साल जून के महीने में वार्षिक भंडारा किया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं। वैसे क्या आपको पता है कि नीम करोली बाबा के रहते ही यहाँ भंडारे की शुरुआत हुई थी? इसकी कहानी भी रोचक और रहस्यमयी है। एक समय भंडारे के दौरान घी कम पड़ गया। तब बाबा ने कहा था कि नीचे बहती नदी से कैनिस्टर में पानी भरकर लाओ। फिर उनके आदेश पर भंडारे का प्रसाद बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई। घी की जगह पानी का इस्तेमाल किया गया और देखते ही देखते पानी घी में बदल गया। मित्रों, यह सारी कहानियाँ तो ख़त्म तो नहीं हो सकती, इसलिए चलिए अब हम जानते हैं नीम करोली बाबा के आश्रम और उनकी आखिरी पलों के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा रोचक है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। आज के समय में दुनिया भर में नीम करोली बाबा के 100 से भी अधिक मंदिर हैं और आश्रम बने हुए हैं, परंतु नीम करोली बाबा के समय पर यह संख्या काफ़ी कम थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1940 में बाबा ने हनुमान मंदिर की स्थापना की थी, जिसके लगभग 24 साल बाद उसी स्थान पर कैंची धाम का आश्रम का निर्माण हुआ। साथ ही कई मंदिरों का भी निर्माण किया गया और अपने जीवन के आखिरी 10 साल यहीं बिताए। पर यह बाबा का केवल एक आश्रम नहीं था, इसके अलावा एक और आश्रम था जो उनकी ज़िंदगी का दूसरा ठहराव बना। वो आश्रम था भगवान श्री कृष्ण के शहर में, यानी कि वृंदावन में। यह आश्रम लगभग 1967 के आसपास बनाया गया। इस आश्रम में नीम करोली बाबा का महासमाधि मंदिर भी है और हर साल सितंबर में यहाँ एक भंडारा का आयोजन किया जाता है। इसके साथ यहाँ हनुमान जी का मंदिर भी है, सीताराम मंदिर भी और शिवाजी योगशाला मंदिर भी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपने जीवन के आखिरी 10 साल कैंची धाम में बिताने के बाद नीम करोली बाबा जी ने वृंदावन को अपनी देह त्यागने की जगह चुनी। बात है साल 1973 की, सितंबर का महीना था। नीम करोली बाबा अपने सीने में दर्द की शिकायत लेकर आगरा में हार्ट स्पेशलिस्ट के पास गए हुए थे, जिसके बाद वे कैंची धाम लौटने के लिए ट्रेन में चढ़े, पर रास्ते में ही उनकी तबीयत अचानक से गंभीर होने लगी और ट्रेन को मथुरा में ही रोक दिया गया, जिसके बाद बाबा के आदेश पर उन्हें वृंदावन आश्रम ले जाया गया और वहां डॉक्टरों ने उन्हें इमरजेंसी में एडमिट किया। फिर उन्हें इंजेक्शन दिया गया और उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगाया गया। पर वह डॉक्टर कहाँ जानता था कि जो सबकी समस्याओं को बिना बोले ही समझ लेते हैं, क्या वह अपनी समस्या नहीं समझ पाएंगे। कुछ समय बाद डॉक्टरों ने बताया कि बाबा डायबिटिक कोमा में हैं और उनकी पल्स पूरी तरह से ठीक है। पर अचानक महाराज जी उठे और अपने चेहरे से ऑक्सीजन मास्क उतार दिया और कहा, यह सब बेकार है, जाओ मेरे लिए गंगा जल लेके आओ। के बाद वे जय जगदीश हरे का जाप करने लगे और हर जाप के साथ उनकी आवाज़ धीमी होती गई। अतः करीब रात के 1:15 पर नीम करोली बाबा जी ने अपनी देह त्याग दी, जिसके बाद नीम करोली बाबा अपने शरीर में नहीं थे, पर भक्तों के मन में जिंदा थे। और आज भी लाखों भक्त केवल शांति की तलाश में कैंची धाम आते हैं। बाबा तो चले गए, पर आज भी उनकी ऊर्जा कैंची धाम जाने वाले हर यात्री को साफ साफ महसूस होती है। तो मित्रों, यह थी एक महान संत की कहानी। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कृपया अपने मित्रों के साथ और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, अभी तक आपने कैंची धाम और नीम करोली बाबा के बारे में और इनकी चमत्कारी जो रहस्यमय कहानियाँ उनके बारे में सुना। अब आइए आपको लेके चलते हैं कैंची धाम, देहरादून से कैंची धाम। तो सबसे पहले जानते हैं कि देहरादून से कैंची धाम कैसे पहुंचा जा सकता है। तो यहाँ पे 3 सेवाएं आती है। सबसे पहले है हवाई सेवाएं, जो कि देहरादून जोली ग्रांट से पंतनगर एयरपोर्ट में जाती है और वहाँ से आप टैक्सी ले सकते हैं। उसके बाद है रेलवे सेवाएं, तो यानी कि देहरादून से रेलवे स्टेशन से आप पहुंच सकते हैं हल्द्वानी, और हल्द्वानी से लास्ट स्टेशन आता है काठगोदाम। और उसके बाद तीसरी आती है बस, तो यानी कि गवर्नमेंट की जो बसें हैं या फिर प्राइवेट बसेस हैं, इनकी सर्विसेज भी है। तो देहरादून के आईएसबीटी से आप पहुंच सकते हैं हल्द्वानी या फिर काठगोदाम। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे 3 सेवाएं हैं जो आप कैंची धाम पहुँच सकते हैं देहरादून से। दोस्तों,
बस का रूट यहाँ से जब हम निकलते हैं तो बस का जो किराया है नॉर्मल नॉन एसी बस है उसका 530 रुपीज़ चार्जेस है, जो कि देहरादून बस स्टैंड से निकलती है आईएसबीटी से, और ये निकलती है हल्द्वानी और काठगोदाम के लिए। तो इसका 530 रुपये किराया है देहरादून से। और अगर हम रेलवे के थ्रू ट्रेन के थ्रू निकलते हैं तो ट्रेन का किराया दोस्तों यहाँ पे 835 रुपये है सेकंड एसी। तो मैंने यहाँ पे सेकंड एसी ही लिया था, तो आप ट्रेन के थ्रू यहाँ पे पहुँच सकते हैं। और तीसरा यहाँ पे जो आता है वो आता है हवाई यात्रा, यानी कि जो पंतनगर एयरपोर्ट है, तो देहरादून से पंतनगर एयरपोर्ट आप हवाई जहाज़ से पहुँच सकते हैं, और वहाँ से फिर आप टैक्सी या फिर बस ले सकते हैं जो कि कैंची धाम के लिए निकलती है। तो दोस्तों जो बस यात्रा है देहरादून से वो निकलती है आपकी देहरादून से डोईवाला, डोईवाला से हरिद्वार, हरिद्वार से नजीमाबाद होते हुए, नजीमाबाद से काशीपुर, और वो पहुंचती है फिर आपकी हल्द्वानी। और अगर आपको हल्द्वानी में उतरना है तो आप हल्द्वानी से भी टैक्सी ले सकते हैं कैंची धाम के लिए, नहीं तो हल्द्वानी से आगे आपका 4 से 5 किलोमीटर के बीच में पड़ता है लास्ट स्टेशन, वो है काठगोदाम। तो दोस्तों काठगोदाम से भी वहाँ के लिए कैंची धाम के लिए बस और दोनों टैक्सी मिल जाती है। और दोस्तों अगर आप ट्रेन के थ्रू यात्रा करते हैं तो आप देहरादून से निकलेंगे डोईवाला से होते हुए और हरिद्वार, हरिद्वार के बाद नजीमाबाद, नजीमाबाद से ट्रेन जाती है आपकी रुद्रपुर होते हुए और फिर हल्द्वानी, और लास्ट जो रेलवे स्टेशन है वो है आपका काठगोदाम। तो काठगोदाम पे आप लास्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पे उतरते हैं, और वहाँ से आप कैंची धाम के लिए या तो बस ले सकते हैं जिसका किराया मैंने बताया आपको 115 रुपये है कैंची धाम तक, और आप प्राइवेट टैक्सी भी ले सकते हैं जिसका 200 रुपीज़ चार्जेस है पर पर्सन। तो इस तरीके से दोस्तों आप रेलवे के थ्रू यहाँ पे यात्रा कर सकते हैं देहरादून से कैंची धाम। तो दोस्तों करते हैं अपने ब्लॉग को स्टार्ट और निकलते हैं घर से रेलवे स्टेशन की तरफ। तो अपना सुंदर सा सफ़र शुरू करते हैं देहरादून से कैंची धाम के लिए। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं देहरादून के रेलवे स्टेशन के पास, और ये जो आपको चारों तरफ दिखाई दे रहा है ये है देहरादून का रेलवे स्टेशन, यानी कि उत्तर रेलवे देहरादून स्टेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो यहाँ पे आज काफ़ी यात्री वेट कर रहे हैं अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए। तो दोस्तों अभी जो ये आपके सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है ये सारी ट्रेनें यहाँ से निकलनी है। तो मेरी जो ट्रेन है वो है काठगोदाम एक्सप्रेस ट्रेन, और ये निकलेगी प्लेटफॉर्म नंबर 5 से। तो अभी मैंने यहाँ पे इंक्वायरी बॉक्स जो डिपार्टमेंट है, इंक्वायरी डिपार्टमेंट रेलवे का, तो उससे मैंने पूछ लिया कि जो मेरी ट्रेन है यानी कि जो काठगोदाम एक्सप्रेस है वो कौन से प्लेटफॉर्म नंबर से निकलेगी। तो अब चलते हैं हम 5 प्लेटफॉर्म नंबर की तरफ, और ये देखिए काफ़ी यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तरफ जाते हुए। तो ये देखिए दोस्तों काफ़ी लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं यात्री, और अब मैं पहुँच गया हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 5, यानी कि इसी प्लेटफॉर्म नंबर 5 से हमारी ट्रेन निकलेगी और अभी यहाँ पे थोड़ी देर में आने वाली है। तो उसमें मैं अपना टिकट नंबर के अकॉर्डिंग अपना सीट चेक करूँगा और फिर बैठ के निकलते हैं आज कैंची धाम की तरफ। और ये देखिए दोस्तों काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं, यानी कि जो यहाँ से देहरादून से नैनीताल यानी कि काठगोदाम या फिर हल्द्वानी जाने के लिए काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पे वेट कर रहे हैं, और ये निकलेंगे काठगोदाम के लिए। एक्सप्रेस ट्रेन आ चुकी है प्लेटफॉर्म पे, और ये देखिए सारे यात्री अपने सीटों के अनुसार अपना टिकट लेते हुए, ये देखिए तो दोस्तों ये है स्लीपर सेकंड एसी। तो ये मेरा सीट है, मैंने अपना सामान यहाँ पे रख दिया है, बैग रख दिया, अपनी जैकेट रख दी है, और यहीं पे मैं बैठूँगा और रात को यहाँ पे सोएंगे। और यहाँ पे 4 सीटें होती है, मतलब ऊपर 2 सीटें होती है और 2 होती है नीचे। तो यानी मेरी लोअर सीट है, और ये सेकंड एसी है, और अब ये निकलेगी यहाँ से थोड़ी देर में, और ये पहुँचेगी आपकी काठगोदाम यानी कि जो लास्ट स्टेशन है। तो दोस्तों अब निकल चुकी है देहरादून से हमारी काठगोदाम एक्सप्रेस वे। तो ये देखिए देहरादून का रेलवे स्टेशन,
यानी कि ये है प्लेटफॉर्म नंबर 5 और बाहर का रात्रि नज़ारा, काफ़ी सुंदर सा व्यू और लोग देखते हुए अपनी ट्रेन को, यानी कि यहाँ पे लोग अभी भी वेट कर रहे हैं और काफ़ी अंधेरा भी है और फॉग भी हो रखा है बाहर, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों, अब निकलते हैं आगे की तरफ और मैं करता हूँ रेस्ट, यानी कि मैं सो जाता हूँ और फिर सुबह मॉर्निंग में उठेंगे, यानी कि काठगोदाम में निकलेंगे, फिर वहाँ से अपने डेस्टिनेशन की तरफ यानी कि कैंची धाम बाबा की तरफ चलेंगे। तो अब मिलते हैं आपसे सुबह मॉर्निंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। तो आपको आज यानी कि पहुँचेंगे हम सुबह मॉर्निंग में और फिर कराएंगे आपको लाइव दर्शन। तो एक बार गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। शुभ रात्रि हो चुकी है ख़त्म और मॉर्निंग हो गई है शुरू। तो अभी मैं पहुंच गया हूं काठगोदाम रेलवे स्टेशन के पास और ये हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है सुबह मॉर्निंग में। तो अभी 6:30 बजने वाले हैं। तो अभी मैं रेलवे स्टेशन के पास पहुंचने वाला हूं और फिर हम यहां से उतरेंगे। ये देखिए, ये है काठगोदाम का रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों, अभी मैं पहुंच गया हूं काठगोदाम रेलवे स्टेशन पे और ये है आपका काठगोदाम रेलवे स्टेशन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मेरी गुड मॉर्निंग हो गई है काठगोदाम रेलवे स्टेशन पे। तो अभी मैं पहुंच गया हूं लास्ट स्टेशन काठगोदाम रेलवे स्टेशन और यहां से निकलेंगे अब हम बाबा कैंची धाम के लिए। और ये देखिए यहाँ का काठगोदाम रेलवे स्टेशन। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हमारी ट्रेन और ये सारे यात्री अभी जाते हुए। तो दोस्तों, ये है काठगोदाम रेलवे स्टेशन और इस ट्रेन पे अभी हम आए थे। और ये देखिए, काठगोदाम रेलवे स्टेशन। तो सारे यात्री अपनी डेस्टिनेशन पे जाते हुए, ये देखिए सुबह सुबह का सुंदर सा व्यू। तो दोस्तों, अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से बाहर और फिर लेते हैं वहाँ से, या तो बस मिलेगी या तो टैक्सी मिलेगी, जो भी कन्वीनियंस होगा। तो उसके बाद हम पहुँचते हैं कैंची धाम। तो आगे का सफ़र आपको दिखाते हैं, वीडियो को देखना ना भूलें, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको आज कराएंगे लाइव दर्शन वीडियो के माध्यम से बाबा कैंची धाम के। और अभी मैं हूँ काठगोदाम रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आज की गुड मॉर्निंग काठगोदाम रेलवे स्टेशन से, यानी कि जो कुमाऊं मंडल में पड़ता है और ये लास्ट स्टेशन है यहाँ पे। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ काठगोदाम रेलवे स्टेशन पे। तो यहाँ से निकलेंगे आज कैंची धाम आश्रम के लिए। तो ये है मेरी तरफ काठगोदाम रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों, अब हम यहाँ से एग्ज़िट करते हैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन से, निकलते हैं बाहर की तरफ और यहाँ से मैं लूँगा या तो बस या तो लेंगे टैक्सी। तो काफ़ी भीड़ है रेलवे स्टेशन पे। तो ये है दोस्तों काठगोदाम रेलवे स्टेशन का एंट्रेंस, ये देखिए। और पहाड़ों में कितनी बढ़िया धुंध और सुहाना सफ़र होने वाला है आज। ये देखिए, ये है काठगोदाम रेलवे स्टेशन का एंट्रेंस।
तो दोस्तों मैंने अभी काठ गोदाम से ले ली है टैक्सी और एक भैया मेरे को मिल गए यहाँ पे, तो ये खाली जा रहे हैं। तो इन्होंने बोला जो बस का किराया देना है यानी कि 150 रुपये वो दे देना और मैं चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे किसी को ड्रॉप करने आए थे रेलवे स्टेशन, तो यहाँ से ये मेरे को मिल गए। तो अब ये मेरे को यहाँ पे यहाँ से कैंची धाम छोड़ देंगे, तो 150 रुपीज़ चार्ज लेंगे। तो बाबा की कृपा से गाड़ी भी तुरंत मिल गई है। तो अब मिलते हैं आपको कैंची धाम में और रास्ते का व्यू दिखाते हैं आपको दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं निकल पड़ा हूँ काठ गोदाम से टैक्सी के थ्रू और एक बहुत ही पवित्र और शांत जगह की ओर यानी कि कैंची धाम। तो यह यात्रा शुरू हो रही है काठ गोदाम से और आज का सफ़र भक्ति, प्रकृति और शांति से भरा होने वाला है। तो दोस्तों अभी कैंची धाम जाते हुए अभी हम रुके हैं एक रेस्टोरेंट के पास। तो यहाँ पे हम नाश्ता करते हैं और फिर निकलेंगे आगे की तरफ। तो मैं अभी इस रेस्टोरेंट में रुका हूँ। यहाँ पे ये है आपका हिल्स व्यू फैमिली रेस्टोरेंट, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, ये देखिए। तो इस रेस्टोरेंट में रुके हुए हैं अभी हम। तो यहाँ पे करते हैं ब्रेकफास्ट, नाश्ता और उसके बाद निकलेंगे आगे, ये देखिए। तो यहाँ पे नाश्ता करते हैं और ये है हमारी रोड जो हल्द्वानी से आ रही है और यहाँ से हमने ऊपर जाना है कैंची धाम के लिए। तो ये देखिए दोस्तों पहाड़ों का व्यू काफ़ी सुंदर लग रहा है, ये देखिए। और यहाँ पे हो रहा है सूर्य उदय। तो कैंची धाम जाते जाते सूर्य उदय हो गया है, ये देखिए। जय सूर्यदेव, जय कैंची धाम। और ये यहाँ पे छोटे छोटे से गांव हैं। तो काफ़ी सुंदर व्यू पहाड़ों से, बेहतरीन नज़ारा, ये देखिए। तो दोस्तों यहाँ से पहाड़ों का असली सफ़र शुरू होता है, जहाँ शहर की भागदौड़ पीछे छूट जाती है। तो काफ़ी सुंदर सा व्यू दोस्तों। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं मौसम ठंडा और नज़ारे और भी खूबसूरत होते जा रहे हैं। हर मोड़ पर ऐसा लगता है मानो प्रकृति खुद स्वागत कर रही हो। तो दोस्तों अब हम निकल पड़े हैं पहाड़ी इलाकों की तरफ। तो चारों ओर है हरियाली और घुमावदार सड़कें और शांत वातावरण। यह रास्ता दिल और मन को शांति देने वाला है। तो आइए चलते हैं अब आगे की तरफ। तो होने वाला है सफ़र एकदम सुंदर सा। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे प्रकृति की और भी सुंदरता दिखाई देने वाली है। तो रास्ते बहुत सुहाने हैं और पहाड़ों की ठंडी ठंडी हवा सुकून देने वाली है। तो दोस्तों अभी मैं पहुंचा हूं कैंची धाम से थोड़ा सा पीछे यानी कि 5 से 10 किलोमीटर पीछे भवाली गांव पड़ता है। और ये है भवाली का खूबसूरत सा मार्केट, जो यहाँ का काफ़ी फेमस सा मार्केट है भवाली। ये देखिए काफ़ी सुंदर सा व्यू भवाली मार्केट का। और काफ़ी थोड़ा सा कंजेस्टेड भी है, लेकिन यहीं से होके जाती है कैंची धाम की तरफ हमारी यात्रा। ये देखिए सुंदर सा गांव और पहाड़ का मार्केट।
दोस्तों ये जगह उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों के बीच स्थित है। चारों तरफ हरियाली, पहाड़ और बहती हुई हवा। ये देखिए। और दोस्तों ये जो नदी आपको दिखाई दे रही है बीचों बीच, ये सिप्रा नदी है जो कैंची धाम से होकर निकलती है आगे की तरफ। तो ऐसा लगता है जैसा एक प्रकृति खुद बाबा के चरणों में बैठी हुई है। यहाँ आते ही सबसे पहले जो चीज़ महसूस होती है वो है एक अलग सी ऊर्जा। बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे, बस मन अपने आप शांत हो जाता है। हेलो दोस्तों, एक बार गुड मॉर्निंग आप लोगों को प्यारे से कैंची धाम से। और अभी मैं पहुंच गया हूं कैंची धाम। तो यहाँ पे मैंने अपने कपड़े चेंज कर दिए, नहा धो लिया है। तो मैंने यहाँ पे एक डोरमेट्री ली थी जिसका चार्ज सिर्फ 100 रुपीज़ है और ये 100 रुपये लेते हैं। यहाँ पे नहाने का होता है और कपड़े चेंज करते हैं। और तो अभी मैंने यहाँ पे कपड़े चेंज कर दिए हैं और अब निकल रहा हूँ मैं धाम की तरफ। और अभी मैं थोड़ा सा दूरी पे हूँ, तो अब दिखाते हैं आपको कैंची धाम। तो दोस्तों यहाँ से होता है कैंची धाम का रास्ता शुरू और ये मार्केट है कैंची धाम का। ले जाने की। और ये देखिए कितनी भीड़ हो रखी है आज यहाँ पे भक्तों की। गाड़ी खड़ी ये सारा कैंची धाम का मार्केट है और काफ़ी भीड़ लगी हुई है आज यहाँ पे। चलो ना भाई आगे सब। और ये देखिए काफ़ी भीड़ है आज। अरे हम देख गए भाई। यहाँ से खींचिए, पीछे यहाँ से राहुल भाई फोन कर रहे हो। अरे गिर जाएगा इसलिए कह रहा हूँ यार, कपड़ा है उसका। गिर जाएगा। तो दोस्तों आज हम उत्तराखंड के एक अत्यंत पावन और चमत्कारी स्थान कैंची धाम आश्रम पहुंच गए हैं। और यह वो स्थान है जहां आते ही मन को मिलती है शांति और आत्मा को सुकून मिलता है। कैंची धाम आश्रम महान संत नीम करोली बाबा जी को समर्पित है और बाबा जी अपनी सरलता, करुणा और अद्भुत कृपा के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। अब एक बार इधर भी देख लो। तो दोस्तों यहाँ का वातावरण इतना शांत और दिव्य है कि मन अपने आप भक्ति में लीन हो जाता है और चारों ओर गूंजते हैं भजन, घाटियों की आवाज़ और पहाड़ों की ठंडी हवा मन को बहुत सुकून देती है। तो ये है दोस्तों कैंची धाम आश्रम नीम करोली बाबा। और काफ़ी भीड़ लगी हुई है आज यहाँ पे भक्तों की। ये देखिए मैं अभी आपको फोटो भेज रहा हूँ, ठीक है? नहीं बिल्कुल, मतलब ले आ सकते हैं कैसे फोटो उनको बंद वीडियो
और ये कैंची धाम का मार्केट है और ये यहाँ पे एंट्रेंस है नीम करोली बाबा आश्रम का। और ये देखिए कितनी पुलिस बल लगा हुआ है काफ़ी। श्रद्धालु ध्यान में, जूता चप्पल लेके अंदर प्रवेश नहीं है। आप जूता उतार के आइए, मोबाइल को जेब पर रख के आइए। अपना फोन कैमरा पॉकेट में रखें, तभी जाके दर्शन के लिए ध्यान लगा के करेंगे। मोबाइल अलाउड नहीं है, बार बार एक दूसरे को नहीं बताइए। पकड़े जाने पर फोन जब्त कर दिया जाएगा। क्या और गल अंदर हो, मोबाइल अलाउड ना ये बगल दे का ये गेट है, ये बगल गल दोस्तों ये पहाड़ों के बीच में बसा हुआ आश्रम प्रकृति और आध्यात्मिक का एक अद्भुत संगम है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे समय थम सा गया हो और मन ऐसे अद्भुत दृश्य की तरफ आकर्षित हो जाता है यहाँ पे। तो ये एक चमत्कारी बाबा की कहानी मैंने आपको बताई और यहाँ से जुड़ी सारी जो खासियत है या फिर यहाँ की जो प्रकृति की सुंदरता है ये मैंने सारी आपको वीडियो के माध्यम से दिखा दी है। कैंची धाम केवल एक मंदिर ही नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो मन को हल्का और आत्मा को शुद्ध कर देता है। ओम नमः शिवाय। 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 तो दोस्तों अभी मेरा मंदिर में दर्शन हो गए बाबा नीम करोली के और अभी मैं होटल पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे लंच करते हैं और उसके बाद देखते हैं यहाँ का मार्केट। और अभी मैं लंच कर रहा हूँ रेस्टोरेंट में और लंच में मैं खा रहा हूँ राजमा चावल और एक चाय। ये देखिए तो अभी मैंने राजमा चावल ले रखा है और एक चाय ले रखी। तो राजमा चावल मुझे मिला है 100 रुपीज़ का, मतलब ये फुल राजमा चावल है और एक ये चाय। तो दोस्तों आज हो गए नीम करोली बाबा के दर्शन और काफ़ी अच्छे से ध्यान भी लगा दिया है। और एक बार फिर से आज मैं आया था नीम करोली बाबा के आश्रम पे, यानी कि सुबह मैं मॉर्निंग में पहुंच गया था। तो यहाँ पे आने का फ़ायदा ये है कि जितने जल्दी आप मॉर्निंग में आ सको तो
उतना यहाँ पे भीड़ कम होती है और दर्शन अच्छे से हो जाते हैं बाबा के। तो अब निकलता हूँ मैं वापसी के लिए। तो यहाँ से मैं निकलूँगा टैक्सी पे या बस मिलेगी हल्द्वानी, और हल्द्वानी से मेरी फिर ट्रेन है। तो काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए नीम करोली बाबा के। तो यहाँ पे मैं हर साल आता हूँ और इसी तरीके से बाबा की कृपा रहती है और बुलावा आ जाता है हर साल। तो काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए। और ये देखिए मेरे पीछे काफ़ी भक्तों की भीड़ लगी हुई है और यहाँ पे एक मन को शांति मिलती है, तो इसलिए मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। और हालांकि आपने जो नीम करोली बाबा के बारे में मैंने आपको बताया था, एक कहानी जो उन्होंने रची थी, उसके बारे में मैंने आपको बताया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। और अगर आपको भी आना है कैंची धाम, तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि आपको किस रूट के थ्रू यहाँ पे आना है और कैसे टाइमिंग को लेके यहाँ पे आना है। तो अब चलते हैं दोस्तों हल्द्वानी की तरफ यहाँ से। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब मिलते हैं आगे के सफ़र में, तब तक के अपना ध्यान रखें। गुड बाय। तो दोस्तों मुझे मिल गई ये बस। तो मैंने यहाँ से हल्द्वानी के लिए बस ले ली है। तो यहीं पे मेरे को पास में ही बस मिल गई थी। तो अब निकल रहा हूँ मैं अपने सफ़र के लिए बस में। ये है जाने के वक्त आखिरी क्षण नीम करोली बाबा के दर्शन। ये देखिए
आपको गुड इवनिंग हल्द्वानी से। तो अभी मैं हल्द्वानी पहुंच गया हूं और यहाँ पे मैंने लिया है एक रूम, यानी कि मेरे एक फ्रेंड है तो उन्हीं का होटल था, तो उसने मुझे एक रूम दिया है, मतलब 2-3 घंटे के लिए। तो हो सकता है कि मैं आज रात को यहाँ से देहरादून के लिए बस के थ्रू निकलूँ, अगर मेरे को टिकट मिल जाता है वॉल्वो का। नहीं तो मैंने ट्रेन का टिकट तो मॉर्निंग में करा ही रखा है, तो या फिर मैं मॉर्निंग में निकलूँगा। तो आई होप आपको आज की जो वीडियो है और कैंची धाम के दर्शन हो गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए थोड़ा सा और इस ब्लॉग को और एक्सटेंड किया जाए, तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं हल्द्वानी मार्केट जब तक मैं यहाँ पे हूँ। तो आगे कंटिन्यू करें वीडियो को। तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं हल्द्वानी का मार्केट। तो दोस्तों ये है हल्द्वानी का बस स्टैंड, ये देखिए ये बस स्टैंड है। तो अभी हम निकलते हैं मार्केट की तरफ। तो मार्केट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे सारा बस स्टैंड का इलाका है। नंबर भेज दिया तेरे को। तो दोस्तों ये है हल्द्वानी का मीरा मार्केट। आप जी दे चरना कमला पास करो कृपा, सिख पढ़ते सुनते सरबत लाहे वंग होवण, निशान साहब जनाने दी अरदास आप जी। तो दोस्तों मैं यहाँ से वोल्वो बस पकड़ रहा हूँ देहरादून के लिए। तो आज मेरी जर्नी यहाँ पे होती है कंप्लीट। तो अब मैं निकल रहा हूँ वोल्वो बस के लिए और यहाँ पे मैं टिकट लेता हूँ, फिर निकलता हूँ देहरादून के लिए। हालांकि मेरी ट्रेन कल मॉर्निंग की है, बट मैंने वो कैंसिल कर दी है क्योंकि मेरे पास टाइम था। तो मैंने सोचा कि रात को मैं बस से निकल जाता हूँ तो सुबह मॉर्निंग में देहरादून पहुँच जाऊँगा और कल मैं रेस्ट कर लूँगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को कैंची धाम का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। तो अब चलते हैं देहरादून की तरफ। और इस बस का मैं टिकट ले रहा हूँ दोस्तों। ये है हमारी वोल्वो बस हल्द्वानी टू देहरादून और ये हरिद्वार से होके जाएगी। तो ये मुझे रिस्वाना पुल यानी कि घर के पास ही उतार देगी। क्या हो गया? तो दोस्तों अब निकलते हैं अपने इस अद्भुत सफ़र से घर की तरफ। तो आई होप आपको यह ब्लॉग पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो ब्लॉग अगर अच्छा लगा और बाबा की चमत्कारी कहानियाँ अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और आप चैनल पे हैं नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें जय नीम करोली बाबा।